तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के पॉलिटी के एमसीक्यू प्रैक्टिस सीरीज़ को। पहला क्वेश्चन है, संविधान के 73वें संशोधन में पंचायती राज के क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्तावित नहीं किया गया था? विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट प्रपोज्ड बाई 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट इन द एक्ट ऑफ पंचायती राज? तो 30% सीट्स रिजर्व की गई थी वुमेन के लिए, तो ये सही है। एट ऑल लेवल, सारे ही लेवल में 30% सीट्स महिलाओं के लिए आरक्षित थी। दूसरा है, स्टेट्स विल कॉन्स्टिट्यूट देयर फाइनेंस कमीशन टू अलोकेट रिसोर्सेज टू पंचायती राज इंस्टीट्यूट। पंचायती राज संस्थाओं के लिए संशोधन के नियतन के लिए राज्य अपने अपने वित्त आयोगों का गठन करेंगे, तो ये भी सही बात है। फाइनेंस कमीशन को इस्टेब्लिश करने की भी बात की गई थी। तीसरा कहता है, पंचायती राज इलेक्टेड फंक्शनरीज which will be disqualified to hold their offices if they have more than 2 children। पंचायती राज निर्वाचित कार्यकर्ता अपने पद पर कार्य करने के लिए आयोग ठहराए जाएंगे यदि उनके 2 से अधिक संतानें हैं। तो ऐसा कोई भी रूल या ऐसी कोई भी बात नहीं की गई है पंचायती राज के कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में, ठीक है। इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उस देश में अनुपातिक प्रतिनिधित्व आवश्यक नहीं है जहाँ द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन इज नॉट नेसेसरी। कहाँ पे नहीं है अनुपातिक प्रतिनिधित्व, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव कहाँ पे नहीं है? जहाँ पे 2 पार्टी सिस्टम हो। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव के लिए एटलीस्ट 3 से 4 कैंडिडेट्स का या फिर पार्टी का होना थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। 2 पार्टी में तो आपको इलेक्शन ही डायरेक्ट कराने पड़ेंगे, ठीक है, या तो ए पार्टी या फिर बी पार्टी, ठीक है। 2 पार्टी सिस्टम में प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन लागू नहीं किया जा सकता, ठीक है। द कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट इन लिटिगेशन, PIL, कहाँ से हमने लिया है? तो ये हमने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से लिया है, USA से लिया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बिलोंग टू द अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। यदि भारत के प्रधानमंत्री उच्च सदन यानी राज्यसभा को बिलोंग करते हैं, राज्यसभा से हैं, तो ही विल नॉट बी एबल टू वोट इन हिज फेवर ऑफ इवेंट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन। तो इस टाइम पे नो कॉन्फिडेंस मोशन काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में भी चल रहा है, ठीक है। तो ध्यान देते हैं कि अगर मान लीजिए नो कॉन्फिडेंस मोशन के बारे में जाने तो नो कॉन्फिडेंस मोशन हमेशा लोकसभा में ही पास किया जाता है, ठीक है। इसको सिर्फ लोकसभा में ही लाया जा सकता है। और अगर जब ये अमेंडमेंट नो कॉन्फिडेंस मोशन जब लाया जाता है तो उसमें वोटिंग की जाती है, जिसमें कि जब लोकसभा में अगर प्राइम मिनिस्टर लोकसभा के ही मेंबर होते हैं तो वो यहाँ पर वोट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर वही वो राज्यसभा के मेंबर होंगे तो वो अपने नो कॉन्फिडेंस मोशन में वोट नहीं कर सकते, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर एंड चीफ मिनिस्टर्स प्राइम मिनिस्टर्स एंड मिनिस्टर्स, मंत्री और प्रधानमंत्रियों को अलाउ होता है कि वो दोनों ही सदनों में बैठ सकते हैं, ठीक है, डिबेट कर सकते हैं, लेकिन वोटिंग राइट उनके पास में सिर्फ अपने अपने हाउसेस की होती हैं। इसीलिए PM नो कॉन्फिडेंस मोशन के केस में भी अपने फेवर में कभी भी वहाँ राज्यसभा का मेंबर होने के बाद लोकसभा में वोट नहीं कर सकते, ठीक है। अगला क्वेश्चन है असर्शन और रीजनिंग का। तो स्टेटमेंट कहता है, संसद और राज्य विधानमंडलों में महिलाओं के लिए 33% सीटों की आरक्षण के लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं है। द रिजर्वेशन ऑफ 30% of seats for women in parliament and state legislature does not require constitutional amendment act। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि जब रिजर्वेशन अलाउ ही नहीं किया गया है पार्लियामेंट में या फिर विधानसभा में वुमेन के लिए 30% का या फिर जितना भी परसेंट का, और अगर हमें चाहिए रिजर्वेशन वुमेन को वहाँ पे देना तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना ही पड़ेगा, जिसकी वजह से फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाता है, ठीक है। और अगला इसका कारण कहता है कि चुनाव लड़ने वाले राजनीतिक दल बिना किसी संवैधानिक संशोधन के जितनी सीटों पर वे चुनाव लड़ रहे हैं उसके 33% का हिस्सा महिलाओं के लिए नियंत्रित कर सकते हैं। पॉलिटिकल पार्टी अपने में 30% सीट्स को रिजर्व कर सकती है, लेकिन पार्लियामेंट की सीट्स को हम रिजर्व नहीं कर सकते। ये समझ नहीं आया होगा तो मैं समझा देती हूँ। जैसे कि कोई पार्टी है, पार्टी A, ठीक है, पार्टी A कैंडिडेट्स उतारेगी अपने लड़ने के लिए, ठीक है। अब मान लीजिए लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं तो 545 कैंडिडेट्स वो लोकसभा में
चुनाव के लिए उतारेगी हर कॉन्स्टिट्यूंसी के हिसाब से, ठीक है। और वो पार्टी चाहे तो अपनी 30% कैंडिडेट को वो महिलाओं को रख सकती है, वुमेन हो सकती हैं पार्टी अगर चाहती है तो। लेकिन लोकसभा में जो सीट्स 245 हैं उसमें 30% वुमेन की सीट्स हैं, ऐसा कोई रिजर्वेशन नहीं है। और अगर ऐसा रिजर्वेशन करना है तो फिर उसके लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना पड़ेगा। तो यही कॉन्सेप्ट था इस क्वेश्चन का, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन्स प्रोविजंस रिगार्डिंग एंटी डिफेक्शन एक्ट। भारत के संविधान में की निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची के दल बदल विरोधी कानून का विधेयक उपबंध है। तो ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, वो 10th शेड्यूल है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस बात में भिन्न है, ठीक है। इंडियन पार्लियामेंट का सिस्टम किस तरह से ब्रिटिश पार्लियामेंट के सिस्टम से अलग है। तो आपको पहले मैं बता दूं, एक तो यहाँ पर इंडिया जो है वो रिपब्लिक है, यानी कि जो हमारा हेड है प्रेसिडेंट, उनको इलेक्शन के थ्रू इलेक्ट किया जाता है, इलेक्टेड है। लेकिन वहाँ पर हेड ऑफ स्टेट जो है वो एक मोनार्क है, किंग होते हैं। इस टाइम पे किंग चार्ल्स हैं। तो ये एक तो ये डिफरेंस है इंडिया और ब्रिटेन के पार्लियामेंट्री सिस्टम के बीच में। पर यहाँ पे जुडिशियल रिव्यू का भी एक डिफरेंस आता है, क्योंकि इंडिया में जुडिशियल रिव्यू को काफ़ी पकड़ दी गई है, पर ब्रिटेन में ऐसा नहीं है। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन इंडिया इन राजस्थान। ये बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, इकोनॉमिक सर्वे इन इंडिया इज पब्लिश्ड ऑफिशियली एवरी ईयर बाय। इकोनॉमिक सर्वे कौन रिलीज करता है, ठीक है, आर्थिक सर्वेक्षण, तो वो वित्त मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस रिलीज करती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टीज वर नॉट अ पार्ट ऑफ यूनाइटेड फ्रंट विच वॉज इन पावर ड्यूरिंग 1996 to 1997। 1996 से 97 में सत्ता से सही संयुक्त मोर्चा सरकार में निम्नलिखित में से कौन सा दल शामिल नहीं थे। तो इनमें से कोई भी दल शामिल नहीं था। ये वैसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो कच्चातीवू एंड तिनबीघा आर टेरिटरीज हैंडेड ओवर टू श्रीलंका एंड बांग्लादेश सोवरेनिटी रिस्पेक्टिवली बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। कच्चतीवू एक आइलैंड है, ठीक है, ये इंडिया है, ये श्रीलंका है। यहाँ पे एक आइलैंड पड़ता है इंडिया एंड श्रीलंका के बीच में, जो कि इंडियन गवर्नमेंट ने श्रीलंका को दे दिया था। इंदिरा गांधी जी की सरकार थी और उन्होंने ये एज अ गिफ्ट आइलैंड श्रीलंका को दे दिया। अब कंट्रोवर्सी क्या होती है कि आज भी जो मछुआरे इस एरिया में रहते हैं, वो जब भी कच्चतीवू में फिशिंग करने जाते हैं, तो क्योंकि अब वो एरिया इंडिया को बिलोंग नहीं करता है, वो श्रीलंका को बिलोंग करने लगा है। और वो जो मछुआरे उसी ज़मीन में जब वो मछली पकड़ने के लिए जाते हैं, ठीक है, फिशिंग करने के लिए जाते हैं, तो श्रीलंका उन्हें अरेस्ट कर लेता है, ठीक है, कि आप आपने बॉर्डर क्रॉस किया है या फिर आप अपने टेरिटरी से दूर आ गए हैं, हमारी टेरिटरी में एंटर कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको लेकर के बहुत कंट्रोवर्सी रहती है, क्योंकि जो हमारा लैंड था वो गिफ्ट कर दिया गया, और अब वहाँ के जो रीजनल लोग हैं उनको काफ़ी दिक्कत महसूस होती है इसकी वजह से। और 3 बीघा भी एक क्षेत्र था, कहाँ पर, बांग्लादेश में था, जो कि इंडियन गवर्नमेंट ने ठीक उसी तरीके से बांग्लादेश को गिफ्ट कर दिया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश सिटीजन स्टेइंग इन इंडिया कैन नॉट क्लेम राइट टू। तो भाई वो इक्वालिटी बिफोर लॉ, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी और फ्रीडम 15, 16, 19, 29 एंड 30, ये कौन से, ये वो सारे ही आर्टिकल्स हैं जो कि अप्लाई नहीं होते फॉरेन सिटीजन्स को या फॉरेन पर्सन जो होते हैं, ठीक है, वो सिर्फ हमारे इंडियन सिटीजन्स के लिए अवेलेबल होता है, ठीक है। तो ये फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड प्रोफेशन 19 में ही आ जाता है, ओके। तो इसलिए ये फॉरेनर्स को अप्लाई नहीं होता। अगला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ इंडिया। इसमें पूछ रहा है कि कौन से करेक्ट हैं। तो इनका चेयरमैन मस्ट बी रिटायर चीफ जस्टिस होता है, तो हाँ होता है। फिर इट हैज़ फॉर्मेशन इन ईच स्टेट एज अ स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, तो ऐसा गलत है, ठीक है। ऐसा कोई ईच स्टेट में होने का, प्रत्येक राज्य में होने का कोई ऐसा प्रावधान नहीं है। इसकी पावर
ओनली रिकमेंडेटरी होती है तो ऐसा नहीं है, डिसिसिव भी होती हैं, सॉरी, इट्स पावर और ओनली रिकमेंडेटरी। हाँ, ह्यूमन राइट्स कमीशन की जितनी भी पावर है वो सिर्फ रिकमेंडेशंस तक सीमित है, वो किसी भी तरह का कोई सज़ा नहीं किसी को सुना सकते हैं। वो रिकमेंड कर सकते हैं कि इस तरह की सज़ा किसी को दी जा सकती है, ये फैसला सुनाया जा सकता है, लेकिन वो खुद से कोई फैसला नहीं देते हैं, इसलिए थर्ड सही हो जाता है। तो फिर इसमें अगला क्वेश्चन, अगला पॉइंट है कि मैंडेटरी होता है अपॉइंट करना एक वुमेन को उस कमीशन में, तो ऐसा मैंडेटरी वाली कोई भी रूल नहीं है, तो 1 और 3 ही इसका सही आंसर होगा। और अगला क्वेश्चन है द मोस्ट शॉर्ट लिव्ड ऑफ ऑल ब्रिटेन्स कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपेरिमेंट इंडिया वॉज, जो सबसे शॉर्ट लिव था तो वो 1909 का एक्ट था जो कि सबसे शॉर्ट लिव था। ठीक है।